आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस अवेयरनेस की। ये वीडियो मेनली पब्लिक अवेयरनेस के लिए है, लोगों को ये जानकारी देने के लिए, समझाने के लिए कि क्या है डायबिटीज़ मेलाइटस और क्या सावधानियां इसमें बरतनी है, किस तरीके की समस्या आती है और क्यों डायबिटीज़ मेलाइटस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। डेफिनेशन ये है डायबिटीज़ मेलाइटस की कि डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो जिसमें जितनी भी एबनॉर्मेलिटी है वो इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ हाई ब्लड शुगर। जब शुगर का लेवल ब्लड में बढ़ता है तो डायबिटीज़ हो जाती है। ब्लड शुगर नॉर्मली कंट्रोल किस हार्मोन से की जाती है? इंसुलिन से। बॉडी में शुगर को कम करने वाला सिर्फ और सिर्फ एक हार्मोन है, इंसुलिन। बढ़ाने वाले 20 हार्मोन हैं। तो इंसुलिन की जैसे ही लेवल कम होता है तब डायबिटीज़ हो सकती है। इंसुलिन अपना ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रही है, उसकी वजह से भी डायबिटीज़ हो सकती है। तो डायबिटीज़ के दोनों कारण हो सकते हैं। पहला एक कि इंसुलिन बॉडी में प्रेजेंट नहीं है या उतनी नहीं प्रेजेंट है जितनी आवश्यकता है। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि डायबिटीज़ में इंसुलिन जो निकल रही है वो ठीक तरीके से अपना काम नहीं कर पा रही है। हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसको इजिप्टियन साइंटिस्ट भी डिस्क्राइब कर चुके हैं, ग्रीक साइंटिस्ट भी डिस्क्राइब कर चुके हैं, अरब फिजिशियन भी डिस्क्राइब कर चुके हैं, फ्रेंच फिजिशियन भी। मतलब फ्रॉम द 18th सेंचुरी इन सारी चीज़ों की बात हो रही थी। लेकिन चरक संहिता में बहुत पहले ही डायबिटीज़ की बात करी जा चुकी है और उन्होंने दो टाइप की डायबिटीज़ भी डिस्क्राइब कर रखी है, इंसुलिन डिपेंडेंट और इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट। चरक संहिता में हमारे इंडियन ग्रंथों में इसकी बात पहले ही हो चुकी है। डायबिटीज़ जो है, पॉल लैंगरहैंस ने पेंक्रियाज की इम्पोर्टेंस को आइडेंटिफाई किया, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस को डिस्कवर किया 19th सेंचुरी में। बाकी बैंटिंग, जो फ्रेडरिक बैंटिंग है, इन्होंने इंसुलिन हार्मोन को डिस्कवर किया था और नोबेल प्राइज़ लिया था फॉर हिज एफर्ट इन दी 1920s। बाद में फिर आर्टिफिशियल इंसुलिन बनना भी शुरू हो गई। ये एक हेल्दी मेटाबॉलिज्म की बात करी गई है कि पेंक्रियाज जो प्रेजेंट होता है एब्डोमेन में, लिवर के बगल में, यहाँ पर आइलेट ऑफ लैंगरहैंस प्रेजेंट होते हैं। पेंक्रियाज में दो तरीके का पार्ट होता है, एक इंडोक्राइन एक एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन का काम ये है इंजाइम सिक्रीट करना और इंडोक्राइन पार्ट का काम है हार्मोन सिक्रीट करना। उसमें कई तरीके के सेल्स होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल। तो पेंक्रियाज से ग्लूकागॉन भी रिलीज़ होता है, इंसुलिन भी रिलीज़ होता है और भी कई तरीके के हार्मोन रिलीज़ होते हैं। तो बीटा सेल्स से मेनली क्या निकलता है? इंसुलिन। बीटा सेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। फ्रॉम बीटा सेल इज इंपॉर्टेंट हार्मोन इंसुलिन हैज़ बीन सिक्रीटेड। नेक्स्ट देखते हैं डायबिटीज़ के मेटाबॉलिज्म में क्या होता है। डाइजेशन का प्रोसेस होता है। डाइजेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज अंदर एब्जॉर्ब हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन से, ग्लूकोज पहुंच गया ब्लड स्ट्रीम में। जैसे ही ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ करता है, पेंक्रियाज से इंसुलिन रिलीज़ होती है और उसके बाद ग्लूकोज जो है वो सेल्स में एंट्री हो जाती है और ग्लूकोज लेवल फिर नॉर्मलाइज हो जाता है। बट इन केस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़, जो ग्लूकोज एंटर करता है ब्लड स्ट्रीम में, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, इंसुलिन के प्रॉपरली काम ना कर पाने की वजह से वो बॉडी में इफ़ेक्टिवली एब्जॉर्ब यूटिलाइज नहीं हो पाता है और ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ कर जाता है। ग्लूकोज जो ब्लड में प्रेजेंट है, तो उसका मेन एम ये है कि हमें हर हाल में ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन करना है, जो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक्सेसिव ब्लड ग्लूकोज की वजह से ही पूरी मेटाबॉलिक डिसीज़ेस का कैस्केड बनता है, जो प्रॉब्लम आती है। डायबिटीज़ जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। टाइप 1 डायबिटीज़ तो कम होती है, जुवेनाइल एज में भी हो जाती है, मिडिल एज में भी हो जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि इंसुलिन पेंक्रियाज में कोई डिफेक्ट आ गया या बीटा सेल किसी भी कारण से डैमेज हो गए, चाहे वो कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हुआ या कोई और सेकेंडरी प्रॉब्लम हुई। बट टाइप 2 डायबिटीज़ जो मोस्ट प्रिवलेंट है सोसाइटी में, वो है, उसका सबसे बड़ा कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस है। मतलब इनिशियली डायबिटीज़ में बीटा सेल में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, इंसुलिन का लेवल रेज करता है
और ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस जितनी भी इंसुलिन निकलती जाती है वो काम नहीं कर पाती है, और अल्टीमेटली इंसुलिन निकालते निकालते जो बीटा सेल्स होते हैं वो बर्न आउट हो जाते हैं, वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और उसके बाद इंसुलिन का लेवल जो गिरना शुरू हो जाता है क्योंकि बीटा सेल बर्न आउट हो गए। तो हुआ क्या कि पहले तो इंसुलिन के काम करने में प्रॉब्लम आई, जिसकी वजह से इंसुलिन का लेवल जो है वो इंक्रीज़ किया। बनाते बनाते जब बीटा सेल थक जाते हैं तो उनकी डेथ शुरू हो जाती है, और फिर अल्टीमेटली इंसुलिन का लेवल गिरता चला जाता है और ब्लड में ग्लूकोज लेवल रेज होना शुरू हो जाता है और डायबिटीज़ डायग्नोस हो जाती है। इससे ये एक बात ये समझने वाली कि जिस भी टाइम पे आपको डायबिटीज़ की डायग्नोसिस बनेगी, ये पता चलेगा कि ब्लड में शुगर का लेवल ज़्यादा है। जब आप ये पता कर पाएंगे, उसके लगभग 5 to 10 ईयर्स पहले ही ये प्रोसेस शुरू हो चुका होगा इंसुलिन रेजिस्टेंस का और बीटा सेल बर्नआउट का। और कोई भी डायबिटीज़ हो, टाइप 2 हो भी या टाइप 1 हो, अल्टीमेटली इंसुलिन की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ती है क्योंकि बॉडी का इंडिजिनस सिक्रीशन बहुत कम हो जाता है और वो काम नहीं कर पाता। टाइप 2 डायबिटीज़ में भी इनिशियली मेडिकेशन से काम चलता है, बट अगर लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन और मैनेजमेंट प्रॉपर ना किया जाए तो अल्टीमेटली वो भी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ में ही कन्वर्ट हो जाती है। टू मच ग्लूकोज से क्या प्रॉब्लम होती है, एक पूरा कैस्केड बनता है और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस उन सारी जगहों पर आते हैं जहाँ पर ब्लड फ्लो करता है। जिस जगह पे भी ब्लड पहुँचता है वहाँ पे डायबिटीज़ का कॉम्प्लिकेशन आता है। क्यों? क्योंकि इसमें ब्लड की वेसल्स की जो इनर लेयर एंडोथीलियम होती है वो डैमेज होती है। एंडोथीलियल डैमेज की वजह से ये कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो जहाँ भी हाई ब्लड शुगर वाला ब्लड फ्लो करेगा, जिसमें हाई शुगर कंटेंट हो, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और सभी जगह पे इसके कॉम्प्लिकेशन आएंगे। पहली बहुत कॉमन चीज़ ये है कि टू मच ग्लूकोज इनहिबिट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द किडनी। मतलब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन उस प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं हो पाता है, यूरिन लॉस बढ़ जाता है और थर्स्ट क्रिएट होती है। मतलब पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेजिया वाली कंडीशंस आती हैं, प्यास ज़्यादा लगती है, यूरिन पॉलीयूरिया हो जाती है। और इसके अलावा बहुत से मेटाबॉलिक चेंजेस आते हैं ग्लूकोज का लेवल रेज होने की वजह से, और अल्टीमेटली इसका डैमेज आइज़ पे, नर्व्स पे, किडनी पे, हार्ट पे, सभी जगह माइक्रोवेस्कुलर और मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। क्या आप गेस कर सकते हैं कि क्या मेजर कॉम्प्लिकेशंस हैं डायबिटीज़ के? इफ़ लेफ्ट अनकंट्रोल्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ हार्ट अटैक या स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या है? सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, मतलब जिसे आम भाषा में ब्रेन हैमरेज कहते हैं। हार्ट अटैक ब्रेन हैमरेज होता है या ब्रेन में इंफ्रैक्शन हो जाता है, ये स्ट्रोक बहुत कॉमन है, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। और हार्ट अटैक जिसका रिस्क 2 से 4 गुना बढ़ जाता है डायबिटीज़ की वजह से, और अगर डायबिटीज़ सीवियरली अनकंट्रोल्ड हो तो ये प्रॉब्लम कई और गुना बढ़ जाती। 73% ऑफ डायबिटिक्स हैव हाई ब्लड प्रेशर। अल्टीमेटली जिन लोगों को डायबिटीज़ रहती है, कंट्रोल नहीं होती है, उसमें कि 73% लोगों को आने वाले समय में हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। और डायबिटीज़ इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन एडल्ट्स 20 to 74 ईयर्स ऑफ एज। ये कारण डायबिटीज़ ब्लाइंडनेस क्यों करा रही है? क्योंकि डायबिटिक रेटिनोपैथी डेवलप होना शुरू हो जाती है डायबिटीज़ होने के बाद, और रेटिनोपैथी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आई डिजीज़ है जिसमें रेटिनल डैमेज हो जाता है, और रेटिना का डैमेज होने के बाद रिकवरी बहुत ही मुश्किल होती है। अभी एक बार कॉम्प्लिकेशंस कॉमनली इन चीज़ों को देखिए, एक एक डायग्राम को मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस करता हूँ। एक तो डायबिटीज़ का कॉम्प्लिकेशन सबसे पहले स्ट्रोक का, जैसा कि फिगर में आप देख पा रहे हैं, स्ट्रोक जिसमें ब्रेन हैमरेज या इन्फेक्शन होता है। हार्ट डिजीज़ेस मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इसमें ब्लड वेसल्स में एथेरोस्क्लेरोसिस होना शुरू हो जाती है, तेज़ी के साथ डिसलिपिडीमिया, मतलब लिपिड प्रोफाइल ख़राब होने लगता है क्योंकि डायबिटीज़ का जो है मेटाबॉलिज्म पे बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है और अल्टीमेटली हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं, मतलब बहुत पतली खून की नलियों में जो कॉम्प्लिकेशन आते हैं, वो आते हैं रेटिना में, ये आप रेटिना की पिक्चर देख पा रहे हैं, और दूसरा किडनी में। तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी, और फिर उसके बाद ये एम्प्यूटेशन। ये जब पैर की पेरिफेरल ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें ब्लड सप्लाई कम हो जाती है,
तो धीरे धीरे समय के साथ डायबिटिक न्यूरोपैथी डेवलप होती है। और डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से यहाँ पर ये इंजरीज़ जो क्रिएट होती हैं, और डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से सेंसेशन कम हो जाता है। पेशेंट पहले इसमें कंप्लेंट करता है कि पैरों में बहुत जलन हो रही है। ये बर्निंग फीट वाला सेंसेशन डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत कॉमन होता है। जब दिन भर चलते रहते हैं तो पता नहीं चलता है, जब रात में लेटते हैं तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा पैरों में दर्द भी महसूस होता है, एक ऐंठन जैसी महसूस होती है। तो ये जो सारे के सारे कॉम्प्लिकेशन आते हैं, ये डायबिटिक न्यूरोपैथी के लक्षण होते हैं। ये डेवलप होने में लगभग 5 से 10 साल का समय लेती हैं डायबिटीज़ होने के बाद, और उसके बाद अल्टीमेटली डायबिटिक फुट की कंडीशन शुरू हो जाती है, जिसमें डायबिटिक फुट अल्सर डेवलप होता है। और इसे टाइम पे ना ट्रीट किया जाए समय रहते तो एम्प्यूटेशन की भी नौबत आती, मतलब जितने हिस्से में ये डैमेज हो गया है उसको काट के अलग करना पड़ता है। ये पिक्चर से आप समझ पा रहे होंगे। और ये सर्कुलेशन की प्रॉब्लम हमेशा एक्सट्रीमिटीज़ में ज़्यादा इसलिए आती है कि पैरों में, क्योंकि ये हार्ट से इनकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, बाकी पोर्शंस की डिस्टेंस कम है। सो अब देखते हैं डायबिटीज़ बैड क्यों है समस्या है डायबिटीज़ में। एक तो किडनी फेलियर, डायबिटिक नेफ्रोपैथी बहुत कॉमन है, या इससे होती है क्रोनिक किडनी डिजीज़, जिसे CKD कहते हैं। कीटो एसिडोसिस ये एक पार्ट है ये डायबिटीज़ मेटाबॉलिज्म का। जब ग्लूकोज यूटिलाइजेशन के लिए नहीं रहता है तो बॉडी यूटिलाइज़ करना शुरू करती है फैट और प्रोटीन्स को, और उससे कीटोन बॉडीज़ बढ़ने लगती हैं और कीटो एसिडोसिस डेवलप होती है। उसके अलावा बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस जो हैं, एन नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेशन जिनकी बात भी नहीं की जा सकती है, वो सारे के सारे होते चले जाते हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इज़ ऑल्सो a very common problem in diabetic neuropathy. Actually this is not a problem of blood supply, this is the neuropathy problem. और किडनी में भी पूरा इफेक्ट आता है इसका, डायबिटिक नेफ्रोपैथी या क्रोनिक किडनी डिजीज़ हो जाती है, जिससे क्रिएटिन लेवल रेज होना शुरू हो जाता है और अल्टीमेटली पेशेंट को डायलिसिस पे रहना पड़ता है। अब साइन एंड सिम्टम क्या हैं डायबिटीज़ के? सबसे पहले थर्स्ट और फ्लूइड इनटेक, ब्लड विज़न, वेट लॉस टाइप 1 में बताया गया है। लेकिन ये जो किताबी बातें हैं, इसके अलावा कुछ चीज़ें ये हैं कि डायबिटीज़ की डायग्नोसिस टाइम रहते हर 6 महीने पे आपको अपने ब्लड शुगर की फास्टिंग लेवल की जांच ज़रूर कर लेनी चाहिए कि नॉर्मल फास्टिंग लेवल कितना है। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भले ना कराएं, वो तो मेनली प्रेगनेंसी में ज़रूरी है, बट फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़रूर चेक करते रहें कि फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल मेंटेन है कि नहीं है। जब फास्टिंग लेवल चेक करें तो ध्यान रखें 70 से 100 के बीच हो। 70 से 100 के बीच है तो इसका मतलब आप नॉर्मल हैं। 101 से 125 है तो मतलब प्री डायबिटीज़। ये वो कंडीशन है जिसमें अगर पेशेंट अलर्ट हो जाए तो अपने आप को बचा सकता है डायबिटिक होने से लंबे समय तक। अगर आप इस समय, ये वो समय है जब आप सचेत हो सकते हैं। प्री डायबिटीज़ की वो कंडीशन होगी जब आपका वज़न बढ़ रहा होगा, चेहरा चमक रहा होगा, आप शाइन कर रहे होंगे, लोग कह रहे होंगे कि आप बहुत स्वस्थ दिख रहे हैं, लेकिन वो कंडीशन प्री डायबिटीज़ की होगी। उस समय आपका ब्लड शुगर लेवल क्यों ऐसा होगा? क्योंकि उस समय इंसुलिन का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होगा और इंसुलिन के वो सारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आपके ऊपर दिख रहे होंगे। लेकिन एक अलार्मिंग सिचुएशन है, अगर इस पर ध्यान दे दिया जाए तो बचा जा सकता है डायबिटिक होने से। काफ़ी लंबे समय तक दवाएं खाने से बचा जा सकता है। और ये काम आप सिंपली अपने घर पे ग्लूकोमीटर रख के कर सकते हैं, जो आप मॉर्निंग में फास्टिंग लेवल चेक करें बेड से उठते ही। फास्टिंग में भी ये चीज़ है कि ऐसा ना करें कि आप बेड से उठे और 3 घंटे बाद टहल के आने के बाद ब्लड शुगर लेवल चेक कर रहे हैं, उसमें मेटाबॉलिज्म में चेंजेस आ जाते हैं। बेस्ट ये है कि जैसे ही सोकर उठें, एज सून एज पॉसिबल ब्लड शुगर का लेवल चेक करें। ऐसा अगर आप महीने घर में रखते हैं और महीने में 2 महीने में एक बार भी चेक कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और आपको ये समय रहते चेतावनी मिल जाएगी। जैसे ही ये लेवल है 101 से 125, इस पर ध्यान देने की बात है, क्योंकि अगर 101 से 125 आपका लेवल है तो आप तुरंत अपना लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करें। एक पूरा डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करके कैसे डायबिटीज़ से बचा जा सकता है, क्योंकि ट्रीटमेंट की बात तो एक अलग चलती है, डायबिटीज़ से बचना बहुत ज़रूरी है। तो ये लेवल मेंटेन रखना है प्री डायबिटीज़ का। और अगर 126 के ऊपर निकल जाता है, 126 और मोर देन 126, देन इट विल लीड टू डायबिटिक सिचुएशन। खाने के बाद का जो पीपी लेवल है वो
70 to 140 रहना चाहिए, 140 से ऊपर नहीं निकलना चाहिए नॉर्मल। 140 से ऊपर अगर आपका लेवल जा रहा है डैट मीन्स यू आर प्री डायबिटिक, और 200 के ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब कि आप डायबिटिक हो चुके हैं। तो ये प्री डायबिटिक एक ऐसी स्टेज है जिस पे अगर अवेयरनेस रखी जाए तो बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है। यहाँ आप अपनी लाइफ में बैक गियर लगा सकते हैं, बट यहाँ पे बैक गियर लगाने का ऑप्शन ख़त्म हो चुका होता है और आपको दवाएं खाना ही आपकी मजबूरी होती है। तो डायबिटीज़ एक टाइप 1 हो गई, टाइप 2 हो गई। मोस्ट कॉमन टाइप 2 है जो हम बात कर चुके हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है। और जेस्टेशनल डायबिटीज़ ये भी आज के समय में बहुत बढ़ रही है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ वो डायबिटीज़ है जो प्रेगनेंसी में होने पे पता चलती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रेगनेंसी का बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि फिज़ोलॉजिकल है, होता ही है, बट कुछ लोगों में डायबिटीज़ अपीयरेंस हो जाता है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ पे भी कभी बहुत डिटेल पे चर्चा करेंगे, लेकिन प्रेगनेंसी में भी ब्लड शुगर टेस्ट होना, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रेगनेंसी में अगर डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं किया गया तो इट विल क्रिएट कॉम्प्लिकेशन फॉर बोथ मदर एंड बेबी, एज वेल एज इट विल लीड टू इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ डायबिटिक पर्सनस इन द सोसाइटी। क्योंकि जो बच्चा पैदा होगा उस माँ से वो उसके डायबिटिक होने की भी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो इसका प्रेवलेंस टाइप 1 का काफ़ी कम है और ये तो इंसुलिन डिपेंडेंट ही होती है, बट टाइप 2 में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करके हम चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। टाइप 1 में इंसुलिन लेना होता है। इंसुलिन लेने के दो तरीके हैं, या तो हम इंसुलिन, अब पेन आ गया है, इंसुलिन पेन का इस्तेमाल करते हैं जिसमें कॉटेज लोड रहती है और पेनलेस होता है, लगभग बिल्कुल पता नहीं चलता। दूसरी डिवाइस इंसुलिन पंप की है। जिन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है उन्हें इंसुलिन पंप इस्तेमाल करना पड़ता है। इसमें पूरा बटन से ऑप्शन होता है, डायरेक्ट एक बटन प्रेस करके कैनुला जो गया हुआ है, जो कैनुला दिख रहा है, इस कैनुला से इस पाइप से कैनुला अटैच रहता है जो पेशेंट की स्किन में सबक्यूटेनियसली अटैच रहता है, और जस्ट बाय प्रेसिंग द बटन पेशेंट को इंसुलिन की डिलीवर हो जाती है। ये सिरिंज वाला मेथड भी है और एक इंसुलिन पेन है जो एडवांस है। मैं रिकमेंड करूँगा कि इंसुलिन पेन का इस्तेमाल करें, जिससे वो लगभग पेनलेस टेक्निक होती है, दर्द नहीं होता है और बहुत ही प्रिसाइजली आप इंसुलिन लगा सकते हैं। सेकेंड थिंग, जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसमें इंसुलिन की इनिशियली रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और अगर आप लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन और मेडिकेशन प्रॉपरली मैनेज रखें, आपकी जो दवाओं का चुनाव हो, आप सही डॉक्टर को दिखाएं, जो दवाओं का चुनाव हो वो सही हो, और आप भी खुद के लिए जागरूक हों, थोड़ा सा ध्यान दें अपनी तबीयत की तरफ, अपना लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करें, तो आप लंबे समय तक इंसुलिन लेने से बच सकते हैं। और हो सकता है बगैर इंसुलिन लिए ही आपका काम चल जाए। ये ज़रूरी नहीं है कि इंसुलिन लगानी पड़े हर किसी को। सेकेंड थिंग कि जो जेस्टेशनल प्रेवलेंस आप ये देख रहे हैं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट है। देखिए 55% वो लोग डायबिटिक हैं जिनका BMI मोर देन 30 है। तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन पे जब हम कभी डिटेल में बात करेंगे और डायबिटीज़ के कॉजेज़ में बात करेंगे तो इन चीज़ों की चर्चा करेंगे। बहरहाल वज़न घटाना बहुत इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है जो आपको डायबिटीज़ से बचा सकता है। डाइट और एक्सरसाइज पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता रहती है। अगर डाइट और एक्सरसाइज, हेल्दी लाइफस्टाइल आप मेंटेन करते हैं तो डायबिटीज़ से बच सकते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज़ प्रेगनेंसी में होती है। 3 to 10% इसका प्रेवलेंस है, मतलब 3 से 10 महिलाएं, 100 में से 3 से 10 महिलाओं को ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने की संभावना रहती है। ये क्यों होता है? इंसुलिन रेजिस्टेंस, जैसी मैं बात पहले कर चुका हूँ, बढ़ जाता है। कभी हम लोग डिटेल में मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जहाँ से डायबिटीज़ का जन्म होता है, और जैसे ये इंसुलिन रेजिस्टेंस जो रेस करता है लेवल, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। और आगे हम लोग ये भी बात करेंगे कि कैसे हम डायबिटीज़ से बच सकते हैं, क्योंकि अब वो समय आ चुका है जिस तरह से डायबिटिक पॉपुलेशन रेज हो रही है, आपको ट्रीटमेंट से ज़्यादा प्रिवेंशन पे ध्यान देना चाहिए। जब तक प्रिवेंशन पे ध्यान नहीं देंगे लोग ऐसे ही डायबिटिक होते रहेंगे। थैंक यू।